नमस्कार साथियों, सुबह क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन पवन द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों की चर्चा विस्तार से कर रहे हैं, तो देखते हैं उसका सेकंड पार्ट। सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, अन्य साथियों को शेयर भी कर देंगे। और क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि अपन वर्तमान आरपीएससी का जो पैटर्न है, यानी आरपीएससी ने बहुत ही शानदार पैटर्न कहें तो बहुत ज़्यादा एक लेवल जो है ना, काफ़ी लेवल के प्रश्न पत्र वो बना रही है। तो हमें क्यों न उसी प्रकार की तैयारी करनी चाहिए जाता है कि अपन उस लेवल को अचीव कर सकें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी भी लगेगी क्लास, और आपका लेवल जो है उसके अकॉर्डिंग अपने क्लासेस तैयार की है। तो सभी साथी जो है अधिक से अधिक क्लास को शेयर करेंगे। देखते हैं पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का पार्ट 2 अपन देखने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करते हैं कि मिटा दें अपनी हस्ती को, कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर ही गुल से गुलजार होता है। कि दाना खाक में मिलकर ही गुल एक गुलजार होता है। जब तक दाना खाक में नहीं मिलता तब तक वो गुलजार और गुल नहीं बनता, यानी नहीं बनता और गुल से गुलजार नहीं बनता, यानी फूल नहीं बनता और फूलों का बगीचा नहीं बनता जब तक वो खाक में नहीं मिलता। तो जब तक कड़ी मेहनत नहीं करोगे चाहती हो जिंदगी में, तब तक सफल नहीं हो सकते। इसलिए जिंदगी में सफल होना है ना। तो यूं ही नहीं मिली हमें ये मंजिल, यूं ही नहीं मिली हमें ये मंजिल, तुमने हमारे कांटों भरे बिस्तर को नहीं देखा, कि हमने किस तरह से कांटों में बिस्तर बना करके, कांटों के बिस्तर बना करके हम अपना जीवन गुजारे हैं, कितनी मेहनत जिंदगी में की तब जाके हम सफल हो पाए हैं। तो वास्तविकता है इन बातों के अंदर। तो ज़रूर आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, और मैं आशा करता हूँ कि आप सफल भी होंगे हम सब, और अपने मिशन पर कामयाब होते हुए हम वास्तव में एक अच्छी मंजिल हासिल करेंगे। तो आज देखते हैं पार्ट 2 है इसका पार्ट, यानी पवन द्वारा निर्मित जो स्थल रूप है उसका पार्ट 2 अपन देखने वाले हैं। इससे पहला पार्ट जो वातगर्त है, चतुर्शिला है, फिट्टे का सेल है, पवन द्वारा अपवाहन है, अपघर्षण है, शनि घर्षण है ना, ये सारी बातें अपने विस्तार से देख ली थी। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। अगला पवन द्वारा अपरदन से निर्मित अगली स्थलाकृति कौन सी है वो देखते हैं। तो अगली स्थलाकृति आती है अपने साथ में जुज्जैन या जुग्गेन भी कहा जाता है इसको। तो जुज्जैन या जुग्गेन, यह आकृति कैसे और कहाँ बनती है? जुज्जैन या जुग्गेन आकृति कैसे और कहाँ बनती है मेरे दोस्तों? तो मरुस्थल में कठोर और कोमल शैल एक दूसरे के ऊपर नीचे समानांतर पाई जाती है, यानी ऊपर कठोर फिर कोमल, फिर कठोर फिर कोमल, यदि समानांतर कोमल और कठोर शैल यदि पाई जाए तो वहां वायु अपर्ण और अपक्षय से विचित्र स्थलरूप निर्माण करती है। इन स्थल भागों में ऊपरी भाग समतल होता है, जबकि अपरदन से इन भागों में दवात के ढक्कन के समान आकार बन जाते हैं, और ये दवात के ढक्कन के समान जो आकार बनते हैं वो जुज्जैन कहलाते हैं। तो इस तरह की आकृति कैसी होती है, एक डायग्राम के माध्यम से अपन समझेंगे तो इजीली इसको ज्यादा अच्छी तरीके से अपन समझ पाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि इसके लाइन सीधी लें अपन, ताकि ये मान लिया एक स्थल खंड अपन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस स्थल खंड पर अपन जुज्जैन वाली स्थलाकृति बनाएंगे, ठीक है। अब ये स्थल खंड एक सामान्य सा बेस लिया अपन ने, और इसके अंदर ऊपरी जो भाग है वो मुख्य रूप से आपको सीधा समतल मिलेगा, लेकिन उसमें जैसे इस तरह की शेप आपको मिलेगी, इस तरह की सी शेप आपको नजर आएगी। और इस तरह की शेप, ये एक दवात नुमा शेप यदि बनती है तो इस तरह की जो शेप आती है मेरे दोस्तों, उसको अपन जुज्जैन के नाम से पुकारते हैं। कहीं ये बड़ी दवात बन गई है ना, कहीं ये छोटी दवात बन गई है। इस तरीके की सी शेप यदि हमने बना ली है तो ये एक प्रकार की जो आकृति है इसको अपन जुज्जैन की या जुग्गैन की आकृति कहेंगे।
ठीक है। अब इसमें अपन देखेंगे कि यहाँ जो सेल बनी है, यहाँ जो सेल आपको नजर आएगी वो सेल कठोर नजर आएगी। तो यहां अपन देखेंगे कि एक सेल कठोर है, एक सेल मुलायम है, फिर पुनः कठोर सेल है और फिर पुनः मुलायम सेल है। अब मैं इसको अलग रंग से कलर्ड कर दूं ताकि आपको याद भी रहे, पता भी रहे कि ये कठोर सेल है। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी वाली सेल आती है ना, इसमें सॉरी ये मुलायम सेल है। दूसरी वाली जो सेल आती है ये मुलायम है, फिर ये मुलायम हो गई, और दूसरी वाली को मैं यदि ग्रीन कर दूं तो ये कठोर हो गई, ये कठोर, ये कठोर। ठीक है। ये कठोर हो गई, ये कठोर हो गई। ठीक है। और एक लाइन यहां और डाल दें अपन, ये कठोर हो, ये कठोर हो गई। ठीक है। और ये मुलायम हो गई और ये कठोर हो, ये कठोर हो गई। अब देखो इसमें ये जो शेप बनी है इसको जुजेन कहा जाता है। तो इसको अपन कैसे पता लगाएं कि ये कठोर है? तो ये जो आकृति है इस कलर में आपको नजर आ रही है ना, जिसके अंदर ये मुख्य रूप से दो तरह की सेलें आपको नजर आ रही है। एक तो ये सेल आपको नजर आएगी और दूसरी वाली ये सेल आपको नजर आएगी। तो यहां इंडिकेट कर दूं मैं कि ये जो नरम सेल है, कठोर सेल है, वो आपको इस रूप में है, इस कलर में। जो नरम सेल है वो आपको ग्रीन कलर के अंदर दिखाई दे रही है ना। सॉरी, ज्यादा कटने वाली कौन सी है? ये तो हो गई नरम सेल, और ये हरी जो ग्रीन है वो कठोर सेल। ठीक है। इस प्रकार से अब यहां अपन ने देखा कि एक के बाद एक के समानांतर कठोर और गर्म नरम सेल की संरचना आपको नजर आ रही है ये इस स्थिर रूप में। अब ये जो नरम सेल थी वो तो काफी अंदर तक कट गई है ना, और जो कठोर सेल थी वो यहां तक कम कटी है। तो ये दवातनुमा सो शेप बन करके आपके समक्ष उभरी है। इसका मतलब ये शेप है, ये हमें क्या कहती है, कौन सी स्थलाकृति बताती है? जुजेन को बताती है। तो इसमें थोड़ा सा अपने चेंज को अपने को करना ही पड़ेगा। थोड़ा चेंज ये करना पड़ेगा कि इसको भी थोड़ा बड़ा ही बनाना पड़ेगा, है ना। इस शेप को भी अपने को थोड़ा सा बड़ा ही बनाना पड़ेगा। इतना बड़ा बनाएंगे तभी ये सही हो पाएगा ना। इसको भी थोड़ा सा यहाँ तक लेंगे। ठीक है। तो ये जो शेप अब बनी है इसको अपन में ब्लू कलर से कर दूं। अरे पूरा ब्लू हो गया ये तो। ठीक है। अब इसमें जो ये आपको ब्लू कलर वाली डिजाइन दिखाई दे रही है ये सारी क्या है? जुजेन। जुजेन या जुगेन भी इसको कहा जाता है। इस तरह की शेप बनती है दवात, दवात के ढक्कन के समान। एक दवात सा बन गया ना एक प्रकार का, तो इस तरह की शेप बनती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? जुजेन या जुगेन बोलते हैं। ठीक है। अब आता है ड्राई कांटर। अब ड्राई कांटर की संरचना कैसे बनती है? तो ड्राई कांटर क्या होता है? तो चट्टानी मरुस्थलों में सतह पर पड़े शिलाखंड जो होते हैं पर पवन अपरदन के द्वारा खरोंचे पड़ जाती है, जिस कारण शिलाखंड तरह तरह की नक्काशी नजर आती है उसके ऊपर। इस प्रकार के अपरदन से धरातल पर चतुष्फलक जैसी आकृति बनती है, और ये चतुष्फलक जैसी आकृति है ना वो ड्राई कांटर कहलाती है। अब इसके यदि अपन कोई डिजाइन देखें भाई चतुष्फलक की सी आकृति कैसे बनती है, तो मान लेते हैं कि ये अपने पास में एक शेप है, ये धरातल है अपने पास में, और इस धरातल पर किस तरह की सी शेप हम यहां बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये धरातल अपने पास में है,
खाली कहाँ से रह गया, यहाँ रह गया, इसलिए ये आ गया। ठीक है, अब इसमें ड्राई कांटर की संरचना, चतुष्फलक की संरचना कैसे बनती है, तो मान लेते हैं कि एक फलक बनता है इस प्रकार का सा, इस प्रकार की सी शेप यदि बनती है, इस प्रकार की सी चतुष्फलक। अब इसमें क्या होता है, इसका एक फलक जो है वो धरातल पे टिका हुआ नजर आता है ना, बाकी दो फलक इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि इसमें ये मध्य वाला भाग है, ये तो धरातल के टिका हुआ है ना। जैसे 1 नंबर इसको मैं ये 1 नंबर दे दूं, ये टिका हुआ है, लेकिन 2 नंबर और 3 नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह की सी शेप बनती है, तो इसको ड्राई कांटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ड्राई कांटर। ठीक है, तो इस प्रकार की शेप यदि बन जाती है, ठीक है, तो इस तरह की शेप है वो मुख्य रूप से क्या कहलाती है, ड्राई कांटर कहलाती है। जिसमें एक चतुष्फलक सा बनता है कहने का मतलब, और उसमें एक सिरा जो है धरातल के ऊपर पट रहता है, 2 सिरे हमें दिखाई देते हैं, है ना। तो इस तरह की शेप। उसके बाद में आता है जालीदार शिला। जालीदार शिला, स्टोन लेटिश जो होता है वो मुख्य रूप से कैसी बनती है, जालीदार शिला कैसी बनती है, तो जब मरुस्थलों में विभिन्न रासायनिक बनावट वाली शैलें हवा के उन अलग अलग तरह के से अपना प्रभाव डालती है, भाई अलग अलग बनावट की शैलें होती है, उस पर अलग अलग प्रभाव डालती है, कमजोर को जल्दी काट देती है, कठोर को नहीं काट पाती है ना। तब इस तरह की एक जालीनुमा संरचना बनती है जिसको अपन जालीदार शिला कहते हैं, है ना, जालीदार शिला कहते हैं। तो इसमें शेप कैसे बनती है, अब मान लेते हैं कि अपने पास में ये एक भाग है, अब इस भाग पर हवा इधर से प्रहार कर रही है ना, पवन है वो इधर से प्रहार कर रही है, अब बार बार इस पत्थर से टकराएगी, तो ये जो शिला आपके समक्ष बनी हुई है, ये पूरी की पूरी एक ही समान पत्थर से, ऐसा तो नहीं है भाई, तो ऐसा नहीं है, तो मान लेते हैं इसके अंदर बीच बीच में दूसरे पत्थर यहाँ नजर आते हैं। जैसे ये वाला भाग है थोड़ा सा अलग शेल का बना हुआ है, ये अलग शेल का बना हुआ है, ये अलग शेल का बना हुआ है ना। तो ये अलग अलग भाग जो है अलग अलग शेलों के बने हुए हैं। ठीक है, ये बीच बीच अलग अलग डिजाइन के शेल बने हुए हैं। अब हवा जब प्रहार कर रही थी तो हवा ने क्या किया कि इसके ऊपर अपना प्रभाव कम डाला और इसके ऊपर प्रभाव ज्यादा डाल दिया, तो इसमें होल कर दिया, इसमें छोटा होल कर दिया, इसमें बड़ा होल कर दिया, इसमें छोटा होल कर पाई, इसमें बड़ा होल कर दिया, इसमें हवा छोटा होल कर पाई, और इसमें बड़ा होल कर दिया, यहाँ छोटा किया। तो इस जगह जगह इससे पूरे के अंदर इस प्रकार के होल कर दिए हवा के अंदर, तो कहीं बड़े कहीं छोटे, क्योंकि जो कठोर थी उसको कम काट पाई, मुलायम शेल थी उसको ज्यादा काट पाई, है ना। तो ये एक प्रकार से स्थल खंड है, और उसमें क्या हो गए, हवा के प्रहार से क्या हो गए, गड्ढे हो गए, और गड्ढे जो है हमें मुख्य रूप से इस रूप में दिखाई देते हैं कि ये एक जाली सी बन जाती है। तो इस तरह की जो संरचना बनती है तो उसको बोलते हैं जालीदार सेल, जालीदार सेल। समझते हैं ना, अपन खेतों में जाते हैं बहुत बार देखते हैं कि जो मेड़बंदी की हुई होती है और उस पर हवा का प्रहार होता है, तो उस बीच बीच में गड्ढे नजर आते हैं आपको, कहीं कोई कठोर सेल है वो कम टूटी हुई होती है, कहीं ज्यादा टूटी हुई होती है, तो कहीं कम टूटी हुई होती है। इस तरह की शेप यदि बन जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जालीदार सेल बोलते हैं। फिर अगला बनता है पुल या खिड़की, है ना, ब्रिज या विंडो। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे कोई मान लिया इस तरह की सी कोई मेड़ है ना, इस तरह की सी कोई मेड़ है ना, इस मेड़ के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, ये मान लिया कोई मेड़ है और इसमें इधर से हवा लग रही है, हवा का प्रहार हो रहा है, और बीच में क्या हुआ, यहाँ हवा इतनी तेज लगी कि यहाँ से इस मुलायम शेल को काट दिया। अब ये जो होल आपको नजर आ रहा है, ये वाला होल, ये आर पार है, ये आर पार हो गया। ठीक है, अब आर पार होते तो यहाँ जैसे मैं कह दूं कि इस भाग में यहाँ एक हवा लगी और इसको भी आर पार कर दिया, यहाँ भी एक होल कर दिया, ये भी आर पार हो गया। तो इस तरह के यदि जो आर पार यदि होल हो करके और जो संरचना बनती है तो वो तो होगी खिड़की। लेकिन ये संरचना जब ज्यादा बड़ी बन जाती है, ये जो संरचना जब ज्यादा बड़ी बन जाती है, मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ी बन गई, है ना, इतना बड़ा एक प्रकार से कहे तो पूरा पूरा क्षेत्र जो है वो यदि से होल से कवर हो जाता है, इतना बड़ा होल बीच में से हो गया, है ना। अब क्या हो गई है, क्या होगी, खिड़की होगी, आर पार जाया जा सकता है ना। तो इस तरह की सी यदि संरचना किसी स्थल खंड में बनती है तो उसको बोलते हैं खिड़की।
खिड़की से आर पार देखा जा सकता ना, तो ये खिड़की हो जाती है, समझ गए। और इसके ऊपर जो ये स्तंभ दिखाई दे रहा है, ये मेहराब दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला स्तंभ आपको नजर आ ही रहा होगा। तो इसको मैं इसको अलग कलर से कलर्ड कर दें ताकि आपको याद भी रहे, पता भी रहे, है ना। ये लो जी, अब इसमें ये बीच में होल हो गया, ये सेल सीधी सीधी पड़ी है। अब ये ऊपर जो पुल सा दिखाई दे रहा है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, ये वाला जो है ये आपको स्तंभ या पुल, है ना। ये ऊपर पुल नजर आ रहा है क्योंकि ये जोड़े हुए है, इसे दोनों सिरों, इस स्तंभ और इसको जोड़े हुए ऊपर, तो एक से पुल हो गया, नीचे इसका क्या है, अंडरपास है ना। इस प्रकार की संरचना बनती है, तो उसको मुख्य रूप से अपन क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अपन जालीदार खिड़की या पुल, ठीक है। तो ये थी पवन द्वारा अपर्दन से बनने वाली प्रमुख स्थलाकृतियां। अब आते हैं निक्षेपण से बनने वाली प्रमुख स्थलाकृतियां कौन कौन सी है। तो पवन तो साथियों निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां पवन द्वारा कौन सी है, तो सबसे पहला आता है लोइश। लोइश का मतलब होता है रेगिस्तानी प्रदेश में लगातार हवा के प्रवाह से जो रेत के कण है वो काफी लंबी दूरी तक बिछा दी जाती है। जैसे नदी आती है ना, नदी क्या करते हैं, अपने साथ लाए गए अवसाद जो मिट्टी बारीक होती है उसको काफी दूर तक बिछा देती है, तो बाढ़ का मैदान तैयार होता है ना, जलोढ़ मैदान तैयार होता है। ठीक यदि रेगिस्तानी मरुस्थलों के अंदर इस प्रकार से मिट्टी जो हवा के साथ बह करके दूर दूर तक उस रेतीली मिट्टी के यदि का बिछाव काफी लंबी दूरी में हो जाए और बड़ा एक प्रदेश मिट्टी से सन्निहित हो जाए, है ना, और बड़ा मैदान तैयार हो जाए, तो ऐसे मिट्टी के मैदान जो बनते हैं, रेतीले मैदान जो बनते हैं, हवा के द्वारा लाकर बिछाई गई मिट्टी के निक्षेप से बनते हैं, उसको लोइस कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, लोइस कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या, कैसा कि वायुड निक्षेप, वायुड वायु द्वारा, जलोढ़ जल द्वारा लाए गए, वायुड वायु द्वारा लाए गए निक्षेप सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है, जो कि सैंड रेत के कणों से छोटे मगर मृतिका कले से बड़े होते हैं, है ना। वायु द्वारा प्रवाहित धूल कण मरुस्थलों के किनारे या पर्वतों की ढालों पर जमा हो जाते हैं, जिससे बड़े बड़े मैदान बन जाते हैं, और ये बड़े मैदान मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं, लोइस कहलाते हैं, समझ गए। तो ये पहाड़ी के अवरोध के कारण पहाड़ की तलहटी में बन सकते हैं या पहाड़ की ढाल में बन सकते हैं, वरना तो मिट्टी आगे बढ़ती चली जाती है, तो इस तरह के मैदान है वो क्या कहलाते हैं, लोइस कहलाते हैं। दूसरा बनता है बालू के टिब्बे, सेंड दून से। अब सेंड दून जो बनते, दून टिब्बा धोरा, है ना, तो टिब्बे धोरे दून से ये कैसे बनते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से यहाँ 3 प्रकार के अपन दून यहाँ देखेंगे। तो पवन द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से निर्मित टिल्ले, है ना, निर्मित टिल्ले या टिब्बे या धोरे, दून या धोरे कहलाते हैं। और ये मिट्टी इनका निक्षेप जहां जा करती है, तो ऊंचे ऊंचे इस प्रकार से मिट्टी के निक्षेप से यहाँ इस प्रकार की संरचना बन जाती है, तो ये एक प्रकार का क्या है, धोरा है। तो धोरा बनता क्यों है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, अभी मैं आपको बताता हूं। सर्पण फलक, अब सर्पण फलक धोरे का कौन सा होता है, तो बालू टिब्बा में पवनाभिमुख जिसों से हवा आ रही है उस वाला भाग, पवनाभिमुख की ओर ढाल मंद व लंबा होता है, तथा पवन विमुख ढाल जो होता है वहां पे ढाल थोड़ा सा तेज और अवतल होता है। तो पवनाभिमुख जो पार्श्व होता है उसको सर्पण फलक कहते हैं, है ना। पवनाभिमुख जो सर्पण भाग होता है, पवन विमुख भाग जो होता है वो उसको सर्पण फलक कहते हैं। इसका कारण यह है कि पवन इधर से हवा आ रही है, मान लिया तो इधर से हवा आ रही है, अब यहां से जो मिट्टी है वो मुख्य रूप से यहां गिरती है और नीचे इस प्रकार से आगे लुढ़कती है, ये धोरा इस प्रकार से आगे मिट्टी गिरने से बनता है। तो यहां ये सर्पण करती है, यहां नीचे की ओर ढलती है ना, खिसकती है, तो इसलिए इस भाग को सर्पण भाग कहा जाता है। ये पवन विमुखी भाग है, पवन मुखी तो इधर से हवा आ रही, तो पवन के सामने वाला भाग ये तो पवन मुखी हो गया और ये पवन विमुखी हो गया, समझ गए ना बात। तो इसको बोलते हैं सर्पण फलक, ठीक है, सर्पण फलक, जिस ओर मिट्टी है वो नीचे फिसलती है। एक आता है विश्राम कोण। अब विश्राम कोण यानी एंगल ऑफ रिपोज कौन सा होता है, तो एंगल ऑफ रिपोज होता है मुख्य रूप से विश्राम कोण, यानी वही है कौन सा ढाल, अभी अपन ने देखा था जो सर्पण ढाल है वहां पे जिस ढाल पर मिट्टी जाके रुक जाती है उधर ही रुकती है मिट्टी, तो उस भाग पे मिट्टी जहां रुक जाती है उसको अपन विश्राम कोण कहते हैं। जैसे पवनमुखी
ढाल से बहाकर आई बालू पवन विमुखी शीर्ष पर से नीचे की ओर गिरती है, ढाल की ओर लुढ़क कर एकत्रित हो जाती है। बालू के कण जिस कोण पर रुकते हैं उसको विश्राम कोण कहते हैं। जैसे इधर से हवा आ रही है ना, और यह आपको नजर आ रहा है कि ये धोरा है जी, ये क्या है, धोरा या टीबा, समझ गए। अब इस धोरे पे मुख्य रूप से यहां से मिट्टी इस प्रकार से हवा है उसके सारे मिट्टी आगे की ओर जाती है। अब वो मिट्टी है यहां आकर के यहां नीचे लुढ़कती है, यहां मिट्टी इकट्ठा होती है, यहां लुढ़क करके मिट्टी है कि कण इकट्ठा, जहां मिट्टी जिस कोण पे रुकती है, इस भाग में जहां जहां मिट्टी जिस कोण पे रुकती है उस कोण को क्या बोलते हैं, इस भाग पर जो मिट्टी रुकती है विश्राम कोण कहते हैं। क्या कहेंगे इस कोण को, जहां मिट्टी जिस कोण पे रुकती है उसको अपन बोलेंगे विश्राम कोण। ठीक है, तो अब ये भाग तो हो गया इसका, कौन सा, ये वाला पवन विमुखी भाग, पवन विमुखी ढाल, समझ गए, उल्टा हो गया ना। और ये भाग जिस ओर से हवा आगे बढ़ रही है, हवा के सामने वाला है, तो इसको बोलेंगे पवन मुखी ढाल, पवन मुखी ढाल। ठीक है, ये पवन मुखी है, पवन विमुखी है, और ये आपके समक्ष जो दोहरा है वो आपको नजर आ ही रहा है, यानी ये टीला आपके समक्ष है ही। इसको मैं दून को आपको दिखा दूं इस कलर से ताकि आपको नजर भी आए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दोहरा तो होता है बलुई मिट्टी का, तो बलुई मिट्टी का दोहरा ऐसा होता है, तो ये दोहरा आपके समक्ष है। ठीक है, तो इस तरह का सा दोहरा आपको नजर आ ही रहा है। तो ये एक प्रकार क्या है, धोरा या टीला या टीबाया। इसके भी प्रकार बताऊंगा मैं आपको, कौन कौन से प्रकार इसके होते हैं। देखते हैं बालुका स्तूपों के प्रमुख प्रकार। अब यहां इनके प्रकार देखो, बालू टीबों के प्रकार। सबसे पहला होता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूड जिसको कहा जाता है ना। तो लॉन्गिट्यूड सैंड दून कौन से होते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल जो सैंड दून होते हैं वो कौन से होते हैं। लॉन्गिट्यूड होता है हवा जो है उस हवा के समानांतर बनने वाले टीले, है ना। तो ये टीले मरुस्थल में आर्द्र प्रदेशों, मरुस्थल व आर्द्र प्रदेशों में बनते हैं। बालू की प्रचुरता और वनस्पति के अभाव में इनकी उत्पत्ति होती है। खूब बालू रेत होती है और साथ में वनस्पति कम होती है। ये अधिक लंबे और कम ऊंचे होते हैं, काफी लंबे होते हैं, ऊंचे कम होते हैं। ये श्रेणी में समानांतर होते हैं और इसमें सीप जो एक दांत की शेप में बनते हैं वो इसका एक प्रकार है। अब अपन देखेंगे कि ये बनता कैसे है, तब मालूम चलेगा ना अपने को। तो जैसे इधर से पवन आ रही है ना, ये हवा है, तो पवन दिशा, इधर से पवन चल रही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि पवन चल रही थी, इसमें जो दोहरा बनता है मेरे दोस्तों, उसको मैं ब्राउन कलर से बना दूं। इस प्रकार का सा दोहरा बनता है, इस हवा के समानांतर, हवा चल रही है आराम से और उसके समानांतर एक दोहरा बन गया। इस प्रकार की शेप भी यहां मिलती है। ठीक है, इस तरह की सी शेप यहां पर मिलती है इन दोहरों पर। इस तरह के दोहरे आपको नजर आएंगे। तो ये जो दोहरा बनता है इसको बोलते हैं अपन, ये दोहरा बनता है, इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य हवा के समानांतर। क्योंकि इसमें जो ये दोहरा है ना साथियों, ये पवन इधर से आ रही है, इसके समानांतर है। ठीक है, अब बीच में कोई समानांतर सीधा यहां कोई अवरोध था, यहां सीधा कोई अवरोध था, तो उस अवरोध के सारे क्या हुआ, थोड़ी सी कोई मिट्टी हो सकती है, घास हो सकती है, कोई कंकड़ पत्थर हो सकता है, उसके सारे मिट्टी इकट्ठा होते होते यहां मिट्टी इकट्ठा होते होते और ये एक प्रकार का टीला अपने पास तैयार हो गया। इसके बीच में यहां जो ये भुजासी है जिसमें अर्ध बरखान कहा जाता है, ये जो नजर आ रहा है आपको ये वाला हिस्सा है ना, तो इस हिस्से को मुख्य रूप से यहां बोलते हैं सीप। क्या है, सीप। इस तरह की शेप बनती है, इसको सीप कहा जाता है। दांत की सी आकृति बनी हुई ना, है ना, तो ये एक प्रकार से सीप का ही एक उदाहरण हो सकता है, क्योंकि इसमें आदि भुजा होती है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी 11th की जो बुक है ना, उसमें सीप जो है ना इसका मुख उधर है ना, क्योंकि बरखान है ना, बरखान के सिमिलर सीप है। ये पैराबोलिक है, ये पैराबोलिक का प्रकार हो सकता है, तो ऐसा ही सीप होता है, मेरा कहने का मतलब है। तो ये जो टीला आपके समक्ष नजर आ रहा है,
इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। ठीक है, आ गया समझ में? चलो आगे। अब दूसरा आता है अनुप्रस्थ। दूसरा टाइप है अनुप्रस्थ। यदि कोई टीला है समकोण पर बनता है, हवा इधर से आ रही है और उसके समकोण पर यदि कोई टीला बनता है, समझ गए, तो उसको अपन अनुप्रस्थ कहेंगे। तो ट्रांसवर्स से जो सैंड दून बनते हैं वो कैसे बनते हैं? तो इनका निर्माण हवा की दिशा के लंबवत होता है ना। इनका मंद ढाल वायु की दिशा में होता है। ठीक है, और इसका उदाहरण है बरखान अर्धचंद्राकार, जिसको बालुका स्तूप कहते हैं। ये अनुप्रस्थ बालुका स्तूप होते हैं। कौन से? बरखान, जिनकी भुजाएं पवन की दिशा के साथ निकली होती है। इनका ढाल पवनाभिमुख की ओर उत्तल होता है, पवन विमुख ढाल जो होता है वो अवतल होता है। किसकी बात करें? बरखान। बरखान क्या, कौन सा टीला है? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है। अब इसकी शेप कैसी होती है बरखान की? तो बरखान की शेप अपन बनाएंगे। देखो यहां थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, इस प्रकार की सी शेप आपको यहां नजर आएगी। ये जो टीला आपके समक्ष नजर आ रहा है, ये बरखान का प्रकार है। ये क्या है? बरखान। अब इसमें क्या है? हवा इधर से आ रही है, ये पवन दिशा। ठीक है, तो यहां लिखा है जो बरखान है, इसके अंदर ये कौन सा है? बरखान। इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। राजस्थान के पश्चिमी भाग में अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप खूब पाए जाते हैं राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर। ठीक है, अब इसमें हवा जो इस ओर इसका ढाल मंद है, यहां ढाल कैसा है? मंद है। और ये कौन सा हो गया? पवन मुखी ढाल। ये मंद ढाल कौन सा हो गया? पवन मुखी ढाल। पवन मुखी ढाल मंद। और ठीक इसके विपरीत ये सामने वाला ये ढाल कौन सा हो गया? पवन विमुखी ढाल। पवन विमुखी ढाल, ये तेज, सीधा खड़ा तेज ढाल है। क्योंकि यहां से मिट्टी जो उड़ करके आ रही है, यहां पर यहां से जो मिट्टी उड़ करके आ रही है वो यहां से नीचे यहां गिर रही है। समझ गए ना? तो ये यहां मिट्टी गिर रही है, यह इस प्रकार की शेप इसकी पाई जाती है। और ये जो ढाल है मुख्य रूप से मंद भी है, साथ साथ में कैसा है? अवतल ढाल है। अवतल ढाल भी है और मंद भी है। और ये वाला जो ढाल है आपके समक्ष इधर वाला नजर आ रहा है, ये ढाल मंद भी है और उत्तल भी है। उत्तल, उभरा हुआ। समझ गए? तो इस तरह की जो शेप है इसको बोलते हैं बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर जो मुख्य रूप से शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, उसमें बहुत सारे बालुका स्तूप मिलते हैं आपको। तो आपको आप चूरू में आप जाओगे, बालेर जाओगे, जोधपुर फलौदी जाओगे, फलौदी नया जिला हो गया अपना, वहाँ जाओगे, है ना। तो यहाँ जैसलमेर में आप जाओगे तो खूब सारे इस तरह के बालुका स्तूप आपको मिलेंगे। सीकर में मेंढा नदी के किनारे आपको मिलेंगे, बरखान खूब मिलेंगे। तो ये इस प्रकार के बालुका स्तूप है, वो आपको खूब नजर आएंगे। अगला आता है पैराबोलिक। परवलयिक बालुका स्तूप या पैराबोलिक दून, ये रेतीले धरातल पर आंशिक वनस्पति वाले भागों में पाए जाते हैं। वनस्पति आंशिक वहां बनते हैं साथियों। इनकी भुजाओं की दिशा वायु की दिशा के सम्मुख होती है। इनका पवन विमुख ढाल मंद होता है, पवन मुखी ढाल जो होता है वो अवतल होता है। अब ये ठीक बरखान के विपरीत है, बात सेम ही है लेकिन है बरखान के विपरीत। ठीक है, तो बरखान के विपरीत कैसे बनते हैं अभी मैं बताता हूं आपको। शेप इसकी होती है ठीक है इस प्रकार की सी, है ना। ये एक प्रकार का कहें तो बालुका स्तूप ही हो गया। कौन सा वाला? ये बालुका स्तूप हो गया पैराबोलिक। अब पैराबोलिक ये कब होगा, है ना। पैराबोलिक बालुका स्तूप कब होगा? पैराबोलिक कह दो, पैरावलिक कह दो,
पैराबोलिक बालू का स्तूप। समझ गए? अब इसमें फर्क की क्या है, बरखान में इसमें क्या फर्क है मेरे दोस्तों? तो इसमें फर्क है, अब हवा इधर से आ रही है, पवन दिशा। अब उसमें अपन देखा था कि जो बालू का स्तूप था उसमें जो भुजाएं थी, हवा इधर से आ रही थी, उधर ही हवा निकली हुई थी। ठीक है, इसमें इसका जो ढाल है, इस भाग वाला जो मंद ढाल है, तेज ढाल है, वो पवन मुखी ढाल तेज होता है इसमें। तो इसकी विशेषता क्या होगी? पवन मुखी ढाल, पवन मुखी ढाल तेज व अवतल। ठीक है, और दूसरा ये वाला जो भाग हो गया ना, ये बेक वाला, तो पवन विमुखी ढाल, पवन विमुखी ढाले मंद व उत्तल। पवन विमुखी ढाल हो गया जो मंद और उत्तल हो गया, पवन मुखी ढाल हो गया जो तेज और अवतल हो गया। समझ गए? तो इसमें हवा इधर से आ रही है और यहां से जो भी अवरोध यहां मिला उसके सारे हवा यहां से मिट्टी उठा करके और पीछे की ओर डाल रही है। तो यहां ढाल काफी तेज पाया जाता है, यानी खड़ा ढाल है यहाँ पे। समझ गए? यहां खड़ा ढाल है और यहाँ पे मंद ढाल होता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। हालांकि राजस्थान की आप विस्तार से पढ़ेंगे तो राजस्थान के अंदर अन्य बालू का स्तूप भी आपको मिलेगा, जैसे तारा बालू का स्तूप भी आपको मिलेगा, है ना। तारा बालू का स्तूप मिलेगा जिसमें अनियमित हवाएं चलती है, तो वहां उस भाग में आपको तारा बालू का स्तूप जो है, यानी जहां जहां अनियमित हवा चलती है उस भाग में आपको तारा बालू का स्तूप जो है वो नजर आएगा। ठीक है, और यह इस प्रकार का बालू का स्तूप है, इसको तारा बालू का स्तूप कहते हैं मुख्य रूप से। और जहां अनियमित हवा चलती है उस भाग में, राजस्थान के पश्चिम भाग में खूब मिलेंगे अनियमित बालू हवा वायु प्रवाह वाले भाग में यह बालू का स्तूप बनता है। कौन सा? तारा बालू का स्तूप। इनके विस्तार आप देखना चाहते हैं तो क्लास अपनी डाली हुई है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसमें विस्तार से मैंने ये सारी डाल दी है। तो ये बालू का स्तूप यानी पवन द्वारा निर्मित शिलाकृतियों में बालू का स्तूप जो मुख्य रूप से अपन ने देख लिए, तीन प्रकार के देख लिए। एक तो अपना हो गया अनुप्रस्थ, एक हो गया अपना अनुदैर्ध्य, एक हो गया पैराबोलिक। तो इसमें अनुप्रस्थ जो है उसमें अपने अपना ये बरखान देख लिया, और जो अनुदैर्ध्य है उसके अंदर अपने लंबा देखा था जो सीप है वो। हालांकि सीप जो है ना, एनसीईआरटी 12th की बुक जो है अपने भूगर्भ विज्ञान जो है ना, उसकी में तो सीप जो है उसको अनुदैर्ध्य बताया गया है। और अपने एनसीईआरटी जो 11th की बुक आती है ज्योग्राफी की, उसके अंदर उसको बरखान की शेप में बताया गया है ना। तो दोनों में क्या है थोड़ा सा, ये बरखान, ये अपने बरखान जो बनाया था ना, तो इसको सीप को भी कुछ ऐसे बताया गया है, यानी इधर से हवा आ रही है और उसमें बरखान कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये बरखान, ठीक है, ऐसा ही है ना। ये इधर से हवा आ रही है और इधर से हवा आ रही है, ये बरखान ही है एक प्रकार का, यानी ये ए पार्ट इसका, ये बी पार्ट, बी डिजाइन इसकी, समझ गए। लेकिन इसमें जो है ना आधा यदि बरखान है, यदि इस प्रकार का सा बरखान यदि कहीं आपको नजर आता है इस प्रकार का सा, तो इसको सीप कहा गया है ना। तो ये यहां से भी इसकी जो है ना ये सीप, तो ये अनुप्रस्थी बताया गया है 11th क्लास कक्षा 11 की जो बुक है ना उसमें, क्योंकि इसमें हवा का रुख जो है ना साथियों ऐसे दिखाया गया है। तो इसमें कहाँ कोई अवरोध आया, यहाँ सीधी हवा निकल गई, इस साइड में मिट्टी डलते डलते अवरोध के कारण मुख्य रूप से इस तरह की शेप है वो तैयार हो गई। यह पवन की दिशा आपके समक्ष है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये था हवा द्वारा या पवन द्वारा निर्मित प्रमुख शिलाकृतियां, जिसके अंदर अपन ने
पवन कौन कौन सी शिलाकृतियां हैं अपरदन से बनाती है, कौन कौन सी शिलाकृतियां वो निक्षेपण से बनाती है। विस्तार से अपने जानने का प्रयास किया और विस्तार से क्लास से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और मुझे लगता है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी और आप अधिक से अधिक साथियों तक शेयर भी करेंगे, है ना, और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लेंगे। साथ साथ में आप अपना एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लेंगे। बहुत ही शानदार कोर्स आपको मिल रहा है। लैब असिस्टेंट का कोर्स मैंने मात्र और मात्र अभी ऑफर दे रखा है। लैब असिस्टेंट में ज्योग्राफी का जो कोर्स है मैंने ऑफर दे रखा है, मात्र 50 रुपए के अंदर इतने सारे नोट्स और रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूं। मात्र 50 रुपए में रिकॉर्डेड क्लास है। ये अपना एप्लीकेशन वाला लेता है साथियों चार्ज, एक स्टूडेंट का चार्ज लेता है 50 रुपए खुद, है ना। तो लैब असिस्टेंट का 50 रुपए चार्ज में जो एप्लीकेशन वाला लेता है उस चार्ज में आपको मैं पूरा कोर्स दे रहा हूं। तो सभी साथी जुड़े हैं, अन्य साथियों को भी जोड़ें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है मेरे स्टूडेंट जो है उन तक एक से कम कीमत पर, है ना, एकदम मैं मेरे पास से तो नहीं दे सकता, इतनी मेरी कैपेसिटी तो नहीं है कि मैं पैसे खुद लगा के दे दूं, लेकिन कम से कम कीमत पर मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप जरूर जुड़ें, लाभ लें इसका। ऑफर आपके समक्ष है। मेरे हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूं कि 6 तारीख तक ये ऑफर मैं आपको दूंगा, तो आप जरूर जुड़ जाएं और अपना कोर्स जो है ना उसको परचेज कर लें। बहुत शानदार ऑफर है साथियों। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ में, विस्तार से जानेंगे समुद्री लहर है और हिमानी है उनके द्वारा निर्मित प्रमुख शिलाकृतियां, उनके अपरदन से कौन सी शिलाकृतियां बनती है और उनके निक्षेपण से कौन कौन सी शिलाकृतियां बनती है, उस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप जरूर बने रहिएगा सर्वा क्लासेज के साथ में, जुड़ जाइए हमेशा सर्वा क्लासेज के साथ में शानदार क्लासों के लिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू दोस्तों।